ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बल में कोई कमी नहीं है, अहंकार में कोई कमी नहीं। सबक मिल रहा है लेकिन सबक से कुछ सीखने की कोई इच्छा नजर नहीं आती। और ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है महाविकास अघाड़ी पर, जहां पर तीन दलों के संगम ने बातें तो बड़ी बड़ी की थी भाजपा को हराने की, महायुति को हराने की, लेकिन जब नतीजे आए तो तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं अपना मुंह छुपाती फिरी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में चर्चा महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों के ऊपर। और रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये मैं क्यों कह रहा हूं, किस संदर्भ में कह रहा हूं, उसके ऊपर भी चर्चा करें। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आपको बताते हैं कि किस तरह से अहंकार महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों पर अब भी भारी पड़ रहा है। तो इस कड़ी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में चल रही शिवसेना के ऊपर। इस चुनाव में बहुत सारे समीकरण काम कर रहे थे, लेकिन विशेषज्ञ चुनावी गणितज्ञ ये मान के चल रहे थे कि ये चुनाव ये तय करेगा कि असली शिवसेना का वारिस कौन है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का असली वारिस कौन है। क्या शरद पवार एनसीपी के वारिस हैं या फिर अजीत पवार, जिनको चुनाव आयोग ने सिंबल दे दिया, पार्टी के ऊपर पकड़ दे दी, पूरी पार्टी उन्हीं को सौंप दी, या वो वाकई में ही एनसीपी के वारिस है। महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है? तो सबसे पहले बात उद्धव बाला साहब ठाकरे की कर रहे हैं, तो उन्हीं की शिवसेना के ऊपर सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़े बड़े वादों और बड़े बड़े दावों को लेकर उद्धव बाला साहब ठाकरे इस विधानसभा चुनाव में उतरे थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे जब इस चुनाव में आए तो उनका हृदय हिंदू से परिवर्तित होके थोड़ा दूसरी तरफ, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस तरफ परिवर्तित हुआ, जो शायद शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया। और शिवसेना जो शायद 70 और 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी या ना करते 40-50 सीटों की बात कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ 20 सीटों पर सिमट के रह गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जिस इच्छा को लेकर जनता के बीच गए थे, जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया और शिंदे ग्रुप की शिवसेना को असली शिवसेना के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। हालांकि वो अपनी थोड़ी इज्जत बचाने में जरूर कामयाब रहे, 20 सीटें उन्होंने जीत ली, लेकिन जो संदेश पूरे महाराष्ट्र में गया उसने ये साबित कर दिया कि उद्धव बाला साहब ठाकरे का ये नया रूप जनता को पसंद नहीं आया। हद तो तब होगी जब उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना चलाने वाले या पर्दे के पीछे से भी और पर्दे के आगे से भी अपना रोल निभाने वाले उद्धव बाला साहब ठाकरे के भोंपू संजय राउत ने इन चुनाव के नतीजों को मानने से ही इनकार कर। उनका कहना है कि अगर आज चुनाव फिर से बैलेट पे हो जाए तो वो काफी सीटें फिर से जीत जाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने 2019 में जीती थी। अब कोई उनसे ये पूछे कि क्या 2019 में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था? मतलब मीठा मीठा मेरा और कोड़ा कोड़ा थू। अगर नतीजे आपके पक्ष में आए तो ईवीएम अच्छी होती है, साक्षात देवी बन जाती है, लेकिन अगर नतीजे अपने पक्ष में नहीं आए तो कब यह देवी डायन का रूप धारण कर लेगी, ये कला शायद संजय राउत से ज्यादा कोई नहीं जानता। वो ना नतीजों को मानने के लिए तैयार है और साथ ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह महाराष्ट्र की जनता के ऊपर भी खड़ा कर रहे हैं। उनको महाराष्ट्र की जनता बेईमान नजर आ रही है।
कह तो रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता बेईमान नहीं हो सकती, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप एक दर्शक की तरह सोच के देखिएगा, देख के देखिएगा इस चीज को कि उनकी इस बात में किस तरीके का दम है। मतलब जब तक वो शिवसेना को वोट दे रही थी महाराष्ट्र की जनता, तब तक वो ईमानदार थे। जैसे ही उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व को नकारा तो वो जनता बेईमान हो गई। तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की मनोदशा क्या है, वो ये चुनाव के नतीजे जो हैं परिलक्षित करते हैं। अब भविष्य उस शिवसेना का क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी मुंबई में नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं, जिला परिषद के चुनाव, और किसी एक चुनाव में यह भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होता है कि उस व्यक्ति या उस पार्टी का राजनीतिक भविष्य जो है वो लगभग समाप्ति की ओर चला गया है। आने वाले चुनाव ये तय करेंगे कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का भविष्य क्या होगा। इसी कड़ी में दूसरा नंबर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। वो कांग्रेस जो पिछले 3 लोकसभा चुनावों में 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। अगर 2019 के बाद 2024 में कांग्रेस 99 के फेर तक पहुंचती है तो राहुल गांधी उसके नेता इस 99 के फेर को अपनी सबसे बड़ी जीत बताते हैं। अहंकार की सब सीमाएं लांघ जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार करते हैं, और एक बार नहीं बार बार करते हैं। उनको लगता है कि 99 तक पहुंच के कांग्रेस जैसे बहुमत में आ गई हो। कांग्रेस ने कोई ऐसा तीर मार लिया है कि अब नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य ही समाप्त हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उनकी इस सोच के ऊपर फिर से कड़ा प्रहार किया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर से उनको बताया है कि अभी आपके लिए सत्ता दूर की कोड़ी है। सत्ता तक पहुंचना तो दूर की बात, अभी सत्ता का स्वप्न लेने की भी चेष्टा ना। अभी विपक्ष के रूप में रहकर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाइए। अभी हिंदुओं को हिंसक कहना बंद कर और चुनाव नतीजों को सहर्ष स्वीकार कीजिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है उसको देखकर यह तो नहीं लगता कि कांग्रेस इन नतीजों को स्वीकार करने की हालत में है। और रही सही कसर राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठे चंद लोग पूरी कर देते हैं, जो शायद उनको क्या फीडबैक देते हैं उसका अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस के लिए ये नतीजे अप्रत्याशित हैं। भला आप ही मुझे बताइए कि कभी किसी हारने वाली पार्टी के लिए नतीजे प्रत्याशित होते हैं? कोई पार्टी ये मानने को तैयार होती है कि हम तो पहले से ही हारे हुए हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद उनको स्वीकार करना, अपनी भूमिका को विपक्ष के रूप में स्वीकार करना और जन कल्याण के लिए आगे भी कार्य करना, यही एक राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आती है। वो अपनी पुरानी भूल से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं, अपनी एक सोच को बनाकर आगे बढ़ रही है। अब आने वाले वक्त में कांग्रेस का क्या होगा ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन शुभ संकेत कांग्रेस के लिए उभरते हुए नजर नहीं आ रहे। तीसरी पार्टी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी की तीसरी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार थी। एनसीपी पवार को लेकर भी ये आशंकाएं जताई जा रही थी, या चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े चाणक्य शरद पवार है। कई मामलों को देखकर आप ऐसा कह भी सकते हैं कि शरद पवार के इर्द गिर्द ही 1960 से महाराष्ट्र की राजनीति घूमती रही है। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी ने लोकसभा के बाद अब विधानसभा में अपना प्रदर्शन किया, तो वो अर्श से फर्श पर गिरने वाली कहावत को साकार करते हुए महज 10 सीटों तक एनसीपी शरद पवार का सिमट जाना ये साबित करता है कि लोकसभा के लिए भले ही मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों ने शरद पवार को वोट दिया हो, लेकिन विधानसभा के लिए उन्हें एनसीपी अजीत पवार को अपना वोट देना सही लगा। वैसे भी शरद पवार उम्र के अपने उस मुकाम पर हैं, उस पड़ाव पर हैं जहां बहुत ज्यादा राजनीतिक भविष्य उनका बचा नहीं। तो ये झटका क्या शरद पवार की राजनीति पर आखिरी कील साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे वो दौर याद आ रहा है जब वसंत दादा पाटिल के साथ भी शरद पवार ने शायद कुछ ऐसा ही किया।
और वैसे भी कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो आज शरद पवार को उस बात को याद करना चाहिए जब उन्हें बसंत दादा पाटिल को की सरकार को गिराकर स्वयं मुख्यमंत्री बनने का ठाना था। आज उनके ही भतीजे ने उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया है या उनकी पार्टी को अपना अधिग्रहण कर लिया है, ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इस इतिहास ने कहीं ना कहीं शरद पवार को अपने कृत्यों की भी याद दिलाई होगी। तो इन नतीजों से कौन कितना सीखता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जाते जाते कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले की बात करना भी मैं नहीं भूलूंगा। आपको याद होगा नाना पटोले की भाषण, चुनावों से पहले उनकी भाषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके दिए गए बयान। राजनीति में चाहे आप अर्श पर हों चाहे फर्श पर हों, लेकिन आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए, वो है सदाचार। राजनीति कीजिए लेकिन कम से कम इतनी सी कसर जरूर छोड़िए कि कभी एक दूसरे से मिल जाए तो आंख से आंख मिला करके बात कर सके। लेकिन यहां राजनीति मतभेद और मनभेद दोनों को लेकर के चलती है और मौजूदा दौर में जिस तरीके की राजनीति चल रही है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। आने वाला वक्त किस पार्टी को क्या दिन दिखाएगा या भारतीय राजनीति को किस तरफ लेकर के जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी इतना तय है कि महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सुनामी को लाकर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को झटका दिया है, वहीं नरेंद्र मोदी के हाथों को भी और मजबूत करने का काम। अब नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपनी कार्यशैली से काम को आगे बढ़ाते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के मन में संतुष्टि भाव जरूर आ गया होगा, ये महाराष्ट्र के चुनावों ने बिल्कुल तय कर दिया है। तो आने वाली कड़ियों में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।